हेलो एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे भारत में बजट निर्धारण की प्रक्रिया पर, बजटरी प्रोसेस इन इंडिया। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 115 आर्टिकल 115 के अनुसार भारत सरकार को प्रत्येक वर्ष जो है बजट तैयार करना होता है। बजट यानी कि सिंपली एक एनुअल स्टेटमेंट जिसमें सरकार की आय और सरकार की व्ययों को दिखाया जाता है। ठीक। तो इस बजट को समझने के लिए बजट को हम तीन भागों में, तीन फेजेस में हम क्या करते हैं, इसको विभाजित कर सकते हैं। फर्स्ट फेज है प्रिपरेशन ऑफ बजट, बजट की तैयारी। दूसरा फेज इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, यानी बजट के लिए क्या करना, उसका अधिनियम पारित करना, उसको अधिनियम बनाना, एक्ट लागू करना। और तीसरा जो फेज है वह है एग्जीक्यूशन ऑफ द बजट। जो बजट का अधिनियम बन गया है उसको एग्जीक्यूट करना, उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको लागू करना, जो हमारा यानी प्रिपरेशन जो की है उसके हिसाब से उसको इम्प्लीमेंट करना। बजट प्रक्रिया का जो पहला स्टेज है, जो फर्स्ट फेज है, वो है प्रिपरेशन ऑफ बजट, यानी बजट की तैयारी का। तो भारत में बजट की प्रिपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की होती है, जो सरकार का वित्त विभाग होता है। तो उसमें बजट प्रक्रिया जो प्रिपरेशन की जो स्टेज है वो करीब करीब जुलाई और अगस्त के महीने से, यानी कि कम से कम 6 महीने पहले से जो है ये प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। सबसे पहले वित्त मंत्रालय के द्वारा एक एस्टिमेट फॉर्म डिज़ाइन किया जाता है, जिसको फिर डिपार्टमेंट्स को सर्कुलेट करके, यानी सेकंड में जो प्रिलिमिनरी एस्टिमेट्स आएंगे, डिपार्टमेंट जो है अपने लास्ट ईयर के जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के जो उनके डेटा थे, यानी कि जो पिछली बार उन्होंने खर्च किए होंगे, उसके हिसाब से वो क्या देते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं। अगर उन्हें ज़्यादा फंड की आवश्यकता है तो वो ज़्यादा फंड के लिए क्लेम करेंगे, और किसी चेंजेस की वजह से अगर कम फंड की रिक्वायरमेंट है तो कम फंड के लिए वो जो है अपना एस्टिमेशन भेजेंगे। फिर जो डिफरेंट डिपार्टमेंट के जो एस्टिमेट फॉर्म्स थे, वो डिपार्टमेंटल हेड के द्वारा उनको जांच किया जाता है, उनकी स्क्रूटनी की जाती है, स्क्रूटनी ऑफ स्टेटमेंट, सॉरी, एस्टिमेट्स। और ये देखते हैं डिपार्टमेंटल हेड्स की जो जनरल पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसके अकॉर्डिंग जो है डिपार्टमेंट्स ने फंड की डिमांड की है या नहीं की है। फिर प्रत्येक डिपार्टमेंटल हेड्स के द्वारा स्क्रूटनी करके उन रिक्वायरमेंट्स को, उन एस्टिमेट्स को फॉरवर्ड कर दिया जाता है अकाउंटेंट जनरल को। और इसमें कम से कम ये अक्टूबर तक ये जो है अकाउंटेंट जनरल के पास सारे एस्टिमेट्स फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं फर्दर रिव्यू और चेकिंग के लिए। फिर उसके बाद स्क्रूटनी की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा, और यहाँ तक कि कम से कम बाय द मिडिल ऑफ द नवंबर ऑल द एस्टिमेट्स आर प्रेजेंटेड टू बजट डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री के बजट डिपार्टमेंट में ये सारे एस्टिमेट जो हैं पहुंच जाते हैं। फिर वो इनको सारे डिपार्टमेंटल एस्टिमेट्स को इनको कंसोलिडेटेड करके, इनको एक में इनको बना करके जो है बजट प्रिपेयर करते हैं, जो कि उनको बाद में पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना होता है। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्टर को। तो ये जो प्रिपरेशन का काम है ये ऑलमोस्ट दिसंबर एंड तक इसको पूरा कर लिया जाता है। जब बजट प्रिपेयर हो जाता है तो बजट को पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले फाइनेंस मिनिस्टर उसको अप्रूवल के लिए अपनी कैबिनेट में उसको प्रेजेंट करते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इन दी मंथ ऑफ जनवरी ये काम किया जाता है, जहाँ पे उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स होंगे और पीएम होंगे, तो उनके सामने में बजट को डिस्कस किया जाता है और उसको एक फाइनल टच जो है बजट को दिया जाता है कैबिनेट में प्रेजेंट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करने से पहले। इस तरह से जो फर्स्ट फेज है प्रिपरेशन ऑफ बजट की, वो बहुत लेंदी होती है, ऑलमोस्ट 6 महीने का टाइम इसमें लगता है, और सबसे क्रूशियल भी होती है, क्योंकि बजट की जो भी सक्सेस है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो भी उद्देश्यों से लेकर बजट को बनाया गया है, तो बजट की प्रिपरेशन बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फेज बजट की उसमें होती है। तो कैबिनेट अप्रूवल के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा फरवरी के महीने में इसको पार्लियामेंट में प्रेजेंट किया जाता है। तो वहाँ से सेकंड फेज बजटरी प्रोसेस की स्टार्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ। इनेक्टमेंट ऑफ द लॉ का मतलब, इनेक्टमेंट ऑफ द बजट, इसका मतलब ये है कि बजट का इनेक्टमेंट होना, उसका
अधिनियम बनना, क्योंकि भारतीय संविधान के आर्टिकल 265 के अनुसार जब तक बजट का एक्ट पार्लियामेंट में पारित नहीं होता तब तक गवर्नमेंट जो भी बजट में उन्हें इनकम और एक्सपेंडिचर के जो हेड्स लिखे हैं कहाँ से यानी फंड रेज होगा, किस में खर्च होगा, उसके लिए गवर्नमेंट लीगली इंटाइटल नहीं होती है। तो उस बजट का एक्ट बनाया जाता है। तो इसमें इनेक्टमेंट ऑफ द बजट में सबसे पहले जो चीज होगी वो होगा प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट। तो फरवरी के महीने में फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा लोकसभा में बजट को पारित किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, जिस दिन को हम बजट डे कहते हैं। बजट के दो पार्ट्स, दो हेड में बजट को प्रेजेंट किया जाता है। पहला रेवेन्यू अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू इनकम, और कैपिटल हेड में कैपिटल अकाउंट में कैपिटल इनकम एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये चीजें आएंगी। और बजट स्पीच जो है, द बजट स्पीच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, और जो वित्त मंत्री बजट में जो स्पीच देते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। बजट प्रेजेंटेशन के बाद सेकंड जो चीज होती है वो है जनरल डिस्कशन। आफ्टर जनरल डिस्कशन फाइनेंस मिनिस्टर रिप्लाइज ऑल द क्वेरीज, ऑब्जेक्शन एंड डाउट्स रेज्ड अगेंस्ट द बजट। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के द्वारा अगर बजट प्रेजेंटेशन के दौरान जो फाइनेंस मिनिस्टर चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं उन चीज़ों को लेकर के, उन एक्सपेंडिचर को लेकर के या एक्सपेंडिचर के अमाउंट को लेकर के अगर किसी के कोई डाउट्स हैं, कोई ऑब्जेक्शन से हैं, तो फाइनेंस मिनिस्टर जनरल डिस्कशन में उनके रिप्लाईज देते हैं। फिर इसके बाद थर्ड जो सेकंड फेज का जो थर्ड स्टेप है वो है वोटिंग। कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे होते हैं जिनमें वोटिंग की आवश्यकता होती है और कुछ में नहीं होती है। तो वोटिंग को हम क्या करते हैं, दो हेड में इसको हम कैटेगराइज करते हैं। बजट के दो साइड हो गए, एक साइड रेवेन्यू हो गया, एक साइड इनकम का, एक एक्सपेंडिचर का। तो एक्सपेंडिचर साइड के जो भी हमने एक्सपेंडिचर हैं उनको दो भागों में, दो ग्रुप्स में हम कैटेगराइज करते हैं, वोटेबल एंड नॉन वोटेबल। कुछ आइटम्स वोटेबल एक्सपेंसेस होते हैं, वोटेबल जिनमें वोट की आवश्यकता है। डिमांड ऑफ वेरियस मिनिस्टर्स फॉर ग्रांट, तो जो डिफरेंट मिनिस्टर्स हैं, कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, तो उन्होंने जो ग्रांट के लिए डिमांड की है उस पर डिस्कस करना। और अगर उनकी डिमांड अगर एक्सेप्ट हो जाती है, ठीक है, डिमांड बिकम्स ग्रांट व्हेन इट इज वोटेड। अगर इसमें वोट दे दिया, इसमें वोटेड अगर हो गया, फिर उनकी डिमांड जो है ग्रांट बन जाती है। तो इस पे वोट होता है, कम ज़्यादा के लिए इसमें चेंजेस हो सकते हैं। और कुछ आइटम्स जो है नॉन वोटेबल होते हैं, यानी कि जिनमें वोटिंग की आवश्यकता नहीं है, जैसे सैलरी एंड अलाउंसेस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के वेतन और भत्तों को लेकर के बढ़ाना या घटाना, कुछ चेंजेस करने हो। सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ स्पीकर्स ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, और डिप्टी स्पीकर एंड डिप्टी चेयरमैन, तो इनकी जो सैलरीज और अलाउंसेस डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, तो वो जो है नॉन वोटेबल हेड में आते हैं। वोटिंग के बाद फिर सदन में, हाउस में विनियोग बिल पारित किया जाता है, जिसको हम पासिंग ऑफ अप्रोप्रिएशन बिल या मनी बिल भी कहते हैं। तो ये बिल सरकार को जो कंसोलिडेटेड फंड है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, यानी पुराने जो रिजर्व हैं, उन रिजर्व से पैसा निकालने और उनको यूज करने की परमिशन जो है सरकार को मिलती है। और ऐसा करने से सरकार लीगली ऑथराइज्ड हो जाती है टू यूटिलाइज एनी अमाउंट आउट ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड। जो पुराने जो संचय हैं, जो कोष हैं भारत के सरकार के, उससे सरकार एंटाइटल हो जाती है फंड को विड्रॉ करने के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट पासिंग ऑफ फाइनेंस बिल, यानी इसको हम वित्त विधेयक कहते हैं। एप्रोप्रिएशन बिल के द्वारा, विनियोग बिल के द्वारा सरकार पुराना जो फंड है, जो कोष है भारत सरकार का, उससे फंड निकालने के लिए, उससे मनी विड्रॉ करने के लिए एंटाइटल तो होती है, लेकिन जो नए कर हैं, जो नए सरकार को जो उनने प्राविधान किया है बजट में, नए इनकम को चार्ज करने का, टैक्स को चार्ज करने का, उसकी परमिशन अभी उनको नहीं मिलती है। तो उसकी परमिशन लेने के लिए, उसके लिए लीगली ऑथराइज्ड होने के लिए एक दूसरा बिल हाउस में रखा जाता है, जिसको हम बोलते हैं वित्त विधेयक।
और hence to solve this problem the finance bill is placed before the house में इसको रखा जाता है. The bill once passed become the act. और जब फाइनेंस बिल भी पास हो जाता है तो ये बजट फिर अधिनियम बन जाता है. आफ्टर द बजट पास्ड इन लोकसभा देन इट गोज टू राज्यसभा में जाता है. द राज्यसभा कैन मेक ओनली रिकमेंडेशन टू लोकसभा को सिर्फ वो क्या देती है, अपने सुझाव देती है, और जिनको विद इन अ पीरियड ऑफ 14 days द लोकसभा में आइदर एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन ऑफ द राज्यसभा और रिजेक्ट देम. तो राज्यसभा ने जो सुझाव दिए, लोकसभा अगर उसको चाहे तो 14 दिन में उनको इम्प्लीमेंट कर सकती है अपने बजट में सरकार, यानी कि, और नहीं चाहे तो उनको रिजेक्ट कर सकती है. फिर उसके बाद फाइनली द बिल गोज टू फॉर द असेंट ऑफ प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए, संस्तुति के लिए जाता है, और फिर राष्ट्रपति के जी के द्वारा अपनी संस्तुति उसमें प्रदान की जाती है. और इस प्रकार अब राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद बजट अधिनियम बन जाता है. अच्छा, इसमें एक चीज और आती है, सप्लीमेंट्री बजट. कभी कभी देश में विशेष परिस्थिति, जैसे कोई प्राकृतिक आपदा, नेचुरल क्लैमिटीज, और इन चीज़ों की वजह से अगर जो प्री प्लान्ड, अगर पूर्व में निर्धारित जो एक्सपेंडिचर थे, जो व्यय थे, वो अगर कम पड़ जाते हैं तो उसमें फिर सरकार को सप्लीमेंट्री बजट यानी कि अनुपूरक बजट, इसको हम कहते हैं, उसको जो है पारित करना होता है. इसकी भी प्रक्रिया वही होगी, इसको भी पार्लियामेंट में प्रस्तुत किया जाएगा, और सहमति मिलने के बाद सप्लीमेंट्री बजट जो है इम्प्लीमेंट हो जाएगा. ठीक, कहने का मतलब है इसके लिए भी एक्सेप्टेंस इज नेसेसरी फॉर द सप्लीमेंट्री बजट बाय द पार्लियामेंट की संस्तुति इसमें भी होना जरूरी है. इसलिए पूरक बजट या सप्लीमेंट्री बजट विशेष परिस्थितियों में जो है अंडर स्पेशल सर्कमस्टेंसेस ही क्या होता है, पारित किया जाता है. और इस प्रकार अब भारतीय बजटरी प्रोसेस, बजट प्रक्रिया का सबसे इम्पोर्टेंट फेज आता है, जिसको हम कहते हैं फेज 3rd, और वो है एग्जीक्यूशन ऑफ बजट का. तो जो बजट आपने प्रिपेयर किया, जो बजट का एक्ट बनाया, अब बारी है उसको इम्प्लीमेंट करने की, उसको लागू करने की. तो बजट एग्जीक्यूशन को बेसिकली 3 स्टेप इसमें एस्पेक्ट, 3 पहलुओं से इसको हम देखते हैं. पहला है कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, यानी रेवेन्यू को कलेक्ट करना. दूसरा, उस रेवेन्यू की, उस फंड की कस्टडी, देखभाल करना. और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड, उस फंड को डिस्ट्रीब्यूट करना. और एक और इसमें हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग एंड अकाउंटिंग. अब 3rd फेज का जो फर्स्ट एस्पेक्ट है, यानी कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू का, रेवेन्यू को कलेक्ट करना. कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू सबसे महत्वपूर्ण स्टेप, इज एन इम्पोर्टेंट स्टेप टुवर्ड्स बजट एग्जीक्यूशन. बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए, यानी कि जो चीज़ें आपने कही हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास रेवेन्यू का कलेक्शन हो. तो इसमें 2 तरह की जो है एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व की जाती है. एक तो है असेसमेंट ऑफ रेवेन्यू, कितना रेवेन्यू होगा उसको असेसमेंट करना, और दूसरा उसका कलेक्शन, उस रेवेन्यू को कलेक्ट करना, उसको एकत्र करना, उसका संग्रहण. ठीक है, और ये काम भारत में 2 इंस्टीट्यूशंस के द्वारा किया जाता है. पहला है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, CBDT, और दूसरा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी. तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स के द्वारा असेसमेंट किया जाता है, नहीं, जैसे इनकम टैक्स है, कितना इनकम टैक्स होगा, और इनकम टैक्स को रिसीव करना. इसी तरह सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम ड्यूटी के द्वारा भी असेसमेंट और रेवेन्यू को कलेक्शन किया जाता है. अब रेवेन्यू का कलेक्शन ही सफिशिएंट नहीं है, बल्कि जो सरकार यानी कि जो रेवेन्यू कलेक्ट कर रही है, जो वहाँ के देश के लोगों से जो पैसा कलेक्ट कर रही है, हिसाब से हम कह सकते हैं कि वो पब्लिक का वो पैसा है. तो उसको सेफगार्ड करना, उसकी कस्टडी करना क्या हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. ठीक है ना. ऑल रेवेन्यू कलेक्टेड हैज टू बी प्लेस्ड इन सेफ कस्टडी सो दैट, जिससे कि देयर शुड बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ एम्बेजलमेंट और मिस एप्रोप्रिएशन, यानी किसी भी तरीके का कोई गबन या कोई छल कपट ना किया जाए, पैसे का मिसयूज ना हो. एंड देयर शुड बी इंश्योर्ड कन्वीनियंस एंड प्रॉम्प्टनेस ऑफ पेमेंट. और दूसरा,
सेफ्टी के साथ साथ जो है, जो खर्च करने की जो सुविधाएं हैं, और कितना जल्दी हम क्या कर सकते हैं, फंड को हम पहुंचा सकते हैं, डिलीवर कर सकते हैं। तो दो चीज़ों पे, एक तो सेफ्टी हो गई, दूसरा हम कह सकते हैं कि कन्वीनियंस, सुविधा। इन दो चीज़ों के लिए इन दो चीज़ों को इंश्योर किया जाता है, जिसके लिए क्या है, भारत के प्रत्येक राज्य में, ठीक है ना, इन ईच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कंट्री इज के पास जो है एक ट्रेजरी होती है हर डिस्ट्रिक्ट में, और डिस्ट्रिक्ट के भी क्या हो सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी के अंडर में भी कुछ सब ट्रेजरीज हो सकती है, ठीक है ना, एक से ज़्यादा ट्रेजरीज होती है। तो जो पैसे को सेफगार्ड करती है, और जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनमें कन्वीनियंस होता है, सुविधाजनक होती है, सुविधा प्रदान करता है। फिर थर्ड फेज का, यानी इम्प्लीमेंटेशन और एग्जीक्यूशन ऑफ बजट फेज का जो थर्ड एस्पेक्ट है, वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड का डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब बजट का एक्ट जब पारित हो जाता है, पास हो जाता है, उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री कम्युनिकेट करती है, हर एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री को कम्युनिकेट करती है कि आपके द्वारा जितना बजट का डिमांड किया गया था, वो बजट की सैंक्शन की इंफॉर्मेशन उनको देती है, और उसके साथ ये इंश्योर किया जाता है कि जिस हेड के लिए जितना बजट डिमांड किया गया था या जितना सैंक्शन किया गया था, वो उतना ही, और उतना या उससे कम, लेकिन जितना सैंक्शन अमाउंट है उससे ज़्यादा खर्च करने की अनुमति नहीं होती है। तो इस तरह से फंड को मिनिस्ट्री के थ्रू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में, जिन हेड में मांगा गया है उसमें फंड को, यानी बजट को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। लेकिन इसके साथ साथ बजट में कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है, तो जिसके लिए अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एक इस फेज में बहुत इम्पोर्टेंट काम करती है। तो बजट पे कंट्रोल निर्धारण करने के लिए जितना भी गवर्नमेंट फंड का, पब्लिक फंड का जो यूज़ किया गया है सरकार के द्वारा, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो उसका ऑडिट किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल की, यानी कैग जिसको पॉपुलरली हम बोलते हैं। तो कैग के थ्रू प्रत्येक जितने भी गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग है, पब्लिक एक्सपेंडिंग, जितना भी एक्सपेंडिचर हुआ है, उन सब चीज़ों का ऑडिट किया जाता है। इस तरह से बजट पे कंट्रोल स्थापित किया जाता है। कैग एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है, और जिसका उत्तरदायित्व भारत सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से जितना फंड का यूज हुआ है, जितना भी पब्लिक एक्सपेंडिचर हुआ है, उसका एनुअली उसका ऑडिट करना और फंड पे कंट्रोल करना उसका उत्तरदायित्व होता है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों की जरूर कुछ मदद हुई होगी भारत में बजटरी प्रोसेस को समझने के लिए, किस तरह से हम इसका यूज करते हैं। थैंक यू।